हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकी वागा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। हमने जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, आज फिर उनको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बार बार एसएससी और एचएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है। आज तक जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी वो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और बार बार रिपीट होते रहे हैं। एचएसएससी क्या करती है, हर बार 1 से 2 एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर करके बार बार पूछती रहती है। तो उन वीडियोस में हमने एनिमल हस्बेंड्री, पर्टिकुलर टॉपिक और मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत सारे किए। तो जिन्होंने भी हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको भी ज़रूर देखें। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो भी हमारे सेंट्रल लेवल एसएससी और एचएसएससी दोनों से रिलेट करते हैं, जो कि दोनों के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं। हमें बताने हैं कि वो कौन से रोग है जो आनुवांशिक होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आनुवांशिक रोग होते क्या हैं। देखिए, आनुवांशिक रोग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि एक से दूसरी पीढ़ी में अगर ट्रांसफर हो रही है, जा रही है, तो उस रोग, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग या बीमारी बोलते हैं। तो सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि मनुष्य में होने वाली आनुवांशिक रोग कौन से हैं, यानी कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, तो उनके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया वर्णवृद्धता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया हीमोफीलिया, ऑप्शन सी दिया गया टर्नर सिंड्रोम एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया ये सभी। हमें बताना है कि वर्णवृद्धता, हीमोफीलिया या फिर टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों में कि वो कौन सी बीमारी है जो क्या होती है, हमारे पास आनुवांशिक रोग या बीमारी होती है। आनुवांशिक का मतलब मैंने आपको बताया, आनुवांशिक का मतलब ये होता है कि जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, कि मान लो किसी के ग्रैंडफादर को थे, फिर फादर को, आगे सन को, नेक्स्ट उसके सन को, तो इस तरह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उन जो बीमारी होती है या रोग होते हैं उनको हम बोलते हैं आनुवांशिक रोग। तो वैसे ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन में दिए गए वर्णवृद्धता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए, ये तीनों की तीनों बीमारी या तीनों के तीनों रोग ही हमारे पास कैसे हैं, आनुवांशिक। ये तीनों ही रोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तीनों की तीनों वर्णवृद्धता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम तीनों ही ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में, यानी कि जिस व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया, आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि अगर किसी को हीमोफीलिया बीमारी है, डिजीज है, तो क्या उसके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। बी दिया गया है, रक्त का बहना बंद नहीं होता, यानी कि अगर किसी को हीमोफीलिया बीमारी है तो क्या उसके अंदर जो रक्त है, मान लो अगर चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो उसके कारण जो खून बहता है तो क्या वो बंद नहीं होता। ऑप्शन सी दिया गया, रक्त बनता ही नहीं, यानी कि क्या उस व्यक्ति के अंदर जिसको हीमोफीलिया है, क्या उसके शरीर के अंदर खून बनेगा नहीं, रक्त बनेगा नहीं। और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है कि रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं, यानी कि जो रक्त होता है उसके अंदर जो श्वेत रक्त कण होते हैं क्या वो मृत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त का बहना बंद नहीं होता। जिस भी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया नाम की बीमारी, डिजीज अगर हो जाती है तो उसमें उसको होता क्या है कि जो अगर मान लो उसको कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसमें जो खून निकलता है वो क्या होता है, लगातार काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, बहता रहता है। तो जिसकी वजह से, किसकी वजह से ऐसा होगा, हीमोफीलिया बीमारी की वजह से ऐसा होता है।
इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त का बहना बंद नहीं होता। तो रक्त का जो बहना बंद नहीं होता ये किस बीमारी की ओर हमें संकेत करता है या किस बीमारी के लिए हमें बताता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हीमोफीलिया। तो आपको दोनों को रिलेट करके याद रखना है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को और क्वेश्चन से भी आंसर को। तो देखिए पूछ सकता है, जैसे पूछा गया फिलहाल तो यहाँ पे हमें एक बीमारी का नाम दिया गया और पूछा गया कि हीमोफीलिया में होता क्या। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये पूछ ले कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें रक्त का बहना बंद नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अच्छे से ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आंसर दिया गया है, जो भी ऑप्शन हमारे पास होते हैं, 4 ऑप्शन हमारे पास हर एक क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उन चारों के चारों, एक तो करेक्ट होगा ही, साथ में जो और ऑप्शन हमारे पास दिए जाते हैं उनको भी हमें बड़े अच्छे ध्यान से करना है, तभी हमारी तैयारी क्या होती है, बेस्ट होती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि जीन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कि जो जीन होता है उसके बारे में कौन सा कथन, यानी कि कौन सा वाक्य, कौन सी जो बताया गया हमें कथन है वो सत्य है, सही है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए दिया गया है हमें, यह है डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जो हमारे पास जीन होता है क्या वो डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि यह आनुवंशिकी की एक इकाई है। हमें बताना है कि क्या जीन जो होता है वो आनुवंशिकी की एक इकाई है। सी ऑप्शन हमें दिया गया है कि यह गुणसूत्रों पर उपस्थित रहता है। एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी सारे के सारी बातें जो बोली गई हैं, यानी कि तीनों जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शन में जो ये बात बोली गई है, क्या ये कथन, ये जो बात बोली गई है ये सही है। तो हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, तीनों की तीनों बातें हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। किसके लिए, जीन के लिए। क्यों, क्योंकि जो जीन होता है ये क्या होता है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई होती है, और दूसरा ये क्या होता है, आनुवंशिकी की भी इकाई होती है। तो दोनों चीजें हमें याद रखना है कि डीएनए की ये क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, और आनुवंशिकी की भी ये क्या होती है, एक इकाई होती है, और ये क्या करता है, गुणसूत्रों पर उपस्थित रहता है। तो तीनों की तीनों जो बातें बोली गई ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जीन का काम क्या होता है कि वही जो सेम गुण होते हैं, कि मान लो किसी के ग्रैंडफादर से फिर फादर में देन सन में, इस तरीके से ये जो गुण चलते रहते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जीन की वजह से होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। ये मेंडल क्या थे, हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, एक जो पौधा होता है उसके ऊपर काम किया था, और किसके बारे में हमें बताया था, आनुवंशिकी संबंधी कुछ डिटेल दी थी, कुछ उसके बारे में हमें बताया था। तो हमें बताना है कि जो ये मेंडल थे इन्होंने किस पौधे का चुनाव किया था। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया मटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया डहेलिया, ऑप्शन सी दिया गया सरसों, एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया गेहूं। तो हमें बताना है कि इन चारों में के वो कौन सा पौधा था जिन्होंने, यानी कि जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने उसके ऊपर प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि मटर। जो हमारे मेंडल साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, मटर का जो पौधा होता है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग तरह के पौधे लिए, सबसे पहले एक छोटी हाइट का एक बड़ी हाइट का, दोनों को मिक्स कराया। तो देन उन क्या होता है हमारे पास कि मान लो हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा पौधा होता है और एक हमारे पास क्या होता है, छोटा पौधा होता है। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा या फिर टॉल हो जाएगा। एक हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है या ड्रॉप होता है। तो ये क्या किया था इन्होंने, इन दोनों को जब मिक्स कराया, तो जब मिक्स करा के नई वैरायटी जो बनी थी, तो इनके पास वो वैरायटी बनती है जिससे इनको ये पता लगता है कि किसी के भी अंदर बड़ा तो होता है, यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाते हैं। और ये बनने के बाद जब इनकी क्रॉसिंग कराई जाती है तो इससे इनको क्या पता लगता था
कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिनके अंदर उनके गुण तो होते हैं लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। तो सबसे बड़ी जो मेन बात है मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने से इनको दो चीजें पता लगी कि कुछ लक्षण कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। प्रभावी कौन से होते हैं, जो अपना क्या करते हैं, प्रभाव दिखा देते हैं, यानी कि जिन्होंने अपना लंबा होने का प्रभाव दिखाया तो वो कैसे हो गए, प्रभावी हो गए। और एक क्या होते हैं हमारे पास, अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर गुण तो था लंबे या छोटे होने का, लेकिन वो अपने उस गुण को दिखा नहीं पाए। तो इस तरीके से जो हमारे साइंटिस्ट रहे मेंडल, इन्होंने किस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने किया था मटर पौधे के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मटर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक वर्णाध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। वर्णाध क्या है, ये एक बीमारी, एक रोग का नाम है, और पूछा गया है कि इस जो बीमारी में अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो कौन से रंग की पहचान नहीं होती। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लाल पीला, ऑप्शन बी दिया गया हरा पीला, और सी दिया गया हमारे पास लाल नीला, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, लाल हरा। देखिए वर्णाध सबसे पहले बीमारी क्या होती है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसको क्या होता है, रंगों की पहचान होना बंद हो जाता है। उसको कलर दिखाई तो देते हैं लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जो उसको साफ साफ दिखाई नहीं देते। हम सब ने कभी ना कभी क्या इंद्रधनुष देखा होगा, किसको, इंद्रधनुष को। और इंद्रधनुष में हमारे पास क्या होते हैं, मेनली 7 कलर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, 7 कलर्स। कौन कौन से, विबग्योर के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रेनबो जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंद्रधनुष जो होता है उनमें हमें ये कलर दिखाई देते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर किसी की आंखों में कोई कमी नहीं है, वर्णाध की बीमारी अगर उस व्यक्ति को नहीं है, तो ये 7 के 7 कलर उस इंसान, उस व्यक्ति को बड़े ही अच्छे से दिखाई देते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति को इन 7 कलर में कि किसी को पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है, वर्णाध की। क्योंकि ये 7 कलर से ही हमारे पास किसकी पहचान की जाती है, वर्णाध व्यक्ति की जाती है। और सेम यही 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और जो रेड होते हैं हमारे पास, यही सारे के सारे कलर हमारे पास क्या होती है, जो रेनबो इंद्रधनुष होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए कि अगर कोई वर्णाध व्यक्ति है, तो वर्णाध व्यक्ति को अगर रंगों की पहचान नहीं हो रही तो कौन से रंग की नहीं हो रही है, लाल और हरे की। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल और हरा वो रंग है जिसे किसी वर्णाध व्यक्ति पहचान नहीं कर सकता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि एक कोशिका जंतु होता है हमारे पास क्या, अमीबा और युगलिना। देखिए हमारे पास 2 तरह के जंतु होते हैं, एक क्या होते हैं, एक कोशिकीय, एक क्या होते हैं हमारे पास बहुकोशिकीय। तो वैसे ही सेम पूछा गया है, जो एक कोशिकीय जंतु हमारे पास होते हैं कौन, अमीबा और युगलिना। तो पूछा गया है कि अमीबा और युगलिना जो है वो किस संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पोरीफेरा, ऑप्शन बी दिया गया है सिलेंड्रेटा, ऑप्शन सी दिया गया है हमारे पास एम्फीबिया, ऑप्शन डी लास्ट दिया गया हमारे पास प्रोटोजोन। तो देखिए हमारे पास जो एक कोशिकीय जंतु अमीबा और युगलिना होता है, इसको रखा गया है किसके अंतर्गत, प्रोटोजोन। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटोजोन जो ग्रुप होता है, प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ ग्रुप जो होता है, इसके अंतर्गत किसको रखा गया है, अमीबा और युगलिना को। किसको रखा गया है, अमीबा और युगलिना को। अमीबा और युगलिना कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ जो ग्रुप होता है इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरी बात कर ली जाए कि पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या आते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में क्या हो जाएंगे, स्पंज, क्या हो जाएंगे, स्पंज और साइकन, स्पंज और साइकन। ये भी आपको याद रखना है कि जो पोरीफेरा हमारे पास होता है,
तो उसमें क्या दिया गया है, कौन से आते हैं हमारे पास, स्पंज और साइकन। उसके बाद क्या दिया गया हमें, सिलेंट्रेटा, क्या दिया गया है, सिलेंट्रेटा। तो देखिए जो सिलेंट्रेटा हमें दिया गया है, सिलेंट्रेटा में हमारे पास क्या आता है, हाइड्रा, क्या आता है, हाइड्रा और जेलीफिश, क्या, हाइड्रा और जेलीफिश, ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमसे इन्हीं के बारे में पूछ ले कि प्रोटोजोआ, फिलहाल तो हमें पता लग गया कैसा जीव है, एक कोश के जीव है, और दूसरा अमीबा और युगलिना क्या आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। पोरीफेरा में क्या आएगा, स्पंज और साइकन। सिलेंट्रेटा में क्या आता है, हाइड्रा और जेलीफिश। उसके बाद बात की जाए कि प्रोटोजोआ होते कैसे, ये परजीवी भी होते हैं और सबपोषी भी होते हैं, सबजीवी भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटोजोन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है, यानी कि जो मेंढक होता है वो सांस श्वसन करने की जो क्रिया होती है वो किस अंग के द्वारा करता है, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए दिया गया त्वचा, ऑप्शन बी दिया गया क्लोमो, ऑप्शन सी दिया गया फेफड़ों, एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया इन तीनों से। हमें बताना है कि जो मेंढक होता है वो श्वसन किससे, यानी कि सांस लेने की जो क्रिया होती है वो किससे करता है, तो वो क्या करता है, इन तीनों से, त्वचा, क्लोनो और जो हमारे फेफड़े होते हैं उनसे वो क्या करता है, इन तीनों से ही जो सांस लेने की, श्वसन लेने की क्रिया वो करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लास्ट डी, यानी कि इन तीनों से। मेंढक क्या करता है, इन तीनों से, त्वचा, क्लोनो और फेफड़े जो होते हैं इनसे सांस लेने, श्वसन लेने की जो क्रिया वो करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि मेंढक किस वर्ग का जंतु है। अब हमें ये बताना है कि जो मेंढक होता है वो किस वर्ग का जंतु या उसको किस वर्ग के अंदर रखा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया ओस्ट्रिकथीस, ऑप्शन बी दिया गया एम्फीबिया, ऑप्शन सी दिया गया सरीसृप और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया कॉन्ड्रिकथीस। तो हमें बताना है कि जो मेंढक होता है उसको किस वर्ग के जंतु के साथ रखा गया या किस वर्ग में रखा गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम्फीबिया। जो हमारे पास क्या मेंढक होता है उसको किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होते हैं हमारे पास, देखिए किस ग्रुप के अंदर रखा गया है इसको, एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, एम्फीबिया का मतलब वो होता है कि वो जंतु जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी, पानी में भी और जमीन पर भी। तो इसलिए इनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है, एम्फीबिया ग्रुप के अंदर रखा गया है। जो हमारे पास मेंढक होता है वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, एम्फीबिया के। क्यों, क्योंकि वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, तो इसलिए वो किस ग्रुप के अंदर है, एम्फीबिया ग्रुप के अंदर है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का होता है, यानी कि जो स्तनीय होते हैं, यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं, उनका जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं या उनका हृदय जो है कितने कोष्ठक का होता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया हमारे पास 2, ऑप्शन बी दिया गया 3, ऑप्शन सी दिया गया 4 एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया 5। तो देखिए जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, यानी कि उनका जो हृदय होता है वो 4 अलग अलग तरह के कोष्ठक जो होते हैं उनमें बटा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है, यानी कि जो स्तनधारी वर्ग होता है उनमें जो रक्त है सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया भैंस, ऑप्शन बी दिया गया बकरी, ऑप्शन सी दिया गया मनुष्य, ऑप्शन डी दिया गया व्हेल। तो देखिए जो स्तनधारी होते हैं उनका जो स्तनधारी हमारे पास जो होते हैं उनमें उनके शरीर का सबसे ज्यादा तापमान किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है किसमें, बकरी में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो बकरी है हमारा वो क्या हो जाएगा करेक्ट
आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं। हमें बताना है कि जो मछलियां होती है वो किस अंग से सांस लेती है, नाक, त्वचा, गिल या फिर मुंह। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिल। गिल को ही हम क्या बोलते हैं, फेफड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़े। जो मछलियां होती है वो किससे सांस लेते हैं, गिल, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, गलफड़े भी बोलते हैं। जो गिल्स होती हैं, गिल्स को हम क्या बोलते हैं, गलफड़े भी बोलते हैं। इनसे ही जो मछलियां होती है क्या करती है, सांस लेने का जो काम है वो करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिल्स से वो क्या करती है, सांस लेती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे बड़ा स्तनधारी है। हमें बताना है कि सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो कौन है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है हाथी, ऑप्शन बी दिया गया डॉल्फिन, ऑप्शन सी दिया गया मनुष्य और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है ब्लू व्हेल। तो देखिए जो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है वो हमारे पास क्या होती है, ब्लू व्हेल होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल जो होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी स्तनधारी होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है हमसे कि पौधे और जानवर जब एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं। यानी कि जहाँ पे पौधे और जानवर अगर दोनों इकट्ठे रहते हैं तो उस विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया वनस्पति पशु वर्ग, ऑप्शन बी दिया गया समुदाय, ऑप्शन सी दिया गया पारिस्थितिक तंत्र और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, पारिस्थितिक। तो देखिए जो पौधे और जानवर होते हैं और वो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, समुदाय। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुदाय। जहाँ पर पौधे और जो जीव जंतु होते हैं वो साथ साथ रहते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जो भी हमारी वीडियो को पहले टाइम देख रहा है तो वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी। थैंक यू।